हेलो दोस्तों, इनसाइट एरिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बीएससी एजे के एंट्रेंस एग्ज़ाम के पेपर का हर एक पार्ट का सलूशन कराने वाले हैं। अब ये पार्ट चाहे आपका मेंटल एबिलिटी का हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, सारे पोर्शन का आंसर की आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि कोई भी पोर्शन आपका छूटेगा नहीं, सारे पोर्शन को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं रीजनिंग का क्वेश्चन, क्योंकि सबसे पहले रीजनिंग का क्वेश्चन ही है। तो एक तरफ से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 है 7। ठीक है, कितना 7। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे वेन डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये आपका ऑप्शन नंबर 2 है। दिन प्रतिदिन बीएचयू के एंट्रेंस एग्जाम का पेपर का लेवल थोड़ा सा जो है चेंज होता जा रहा है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका आंसर नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें जेड की जेड इक्वल टू दिया हुआ है, आर इक्वल टू दिया है कोड भाषा में, तो जे को क्या लिखा जाएगा, तो इसमें जो जे को लिखा जाएगा वो 125 लिखा जाएगा, यानी इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 2। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आंसर नंबर 3 है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 का भी करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका 3 है। यहाँ पे हालांकि क्वेश्चन काफ़ी बच्चे ने जो है पेन चलाया हुआ है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, नंबर हम बता रहे हैं, आप लोग मिलाते जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 ये थोड़ा सा डाउट में है, इसको जो है बाद में क्लियर करेंगे। हालांकि इसमें जो है हम ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट में है। जैसे ही कन्फर्म होता है हम कमेंट बॉक्स में इसको पिन कर देंगे। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका आंसर नंबर 1 है 125। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि उस शब्द को चुनिए जो समूह के दूसरे शब्दों से कम एक अलग हो। ठीक है, तो इसमें जो है 12 जो है आपका सबसे अलग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो उस शब्द को जो चुनिए जो दूसरे समूह शब्दों में से कम एक समान हो, तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका आंसर है कैलेंडर। ठीक है, तो कैलेंडर जो है इन सभी से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका आंसर नंबर 3 है, पश्चिम। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर है आपका इसमें होगा फादर इन लॉ, ससुर, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा 5 फीट, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, 5 फीट। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है। तो क्वेश्चन नंबर 16 को यहाँ पे जो है दो संख्याएं पी और क्यू की वैल्यू दे रखी है ए और बी जो है के पदों में, जहाँ पे ए और बी जो है आपकी अभाज्यनी प्राइम नंबर है। तो इसमें आपका एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीपल पूछा है, तो एचसीएफ और एचसीएफ का जो मल्टीपल आएगा वो आएगा पी क्यू, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 38 अंश माइनस कॉस 52 डिग्री। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर आपका 1 होगा, यानी 0 आएगा। ठीक है, किसी एक को जो है चाहे कास वाले को साइन में बदल लो, तो कास को क्या लिख सकते हो, कास 52 को लिख सकते हो 90 माइनस 38, और कास पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, तो साइन 38 आ जाएगा, साइन 38 से साइन 38 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ पे आपको के का मान निकालना है। हालांकि मूल बराबर है, तो जब मूल बराबर होता है तो क्या फार्मूला होता है, बी स्क्वायर इजकल टू 4ac। ठीक है, तो बी स्क्वायर इजकल टू 4ac आप करोगे तो आपकी के की वैल्यू आ जाएगी, के की जो वैल्यू आएगी वो आएगी ऑप्शन नंबर 4, यानी ±4। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 19 की तरफ। द्विघात समीकरण दिया है, इसके मूल पूछा है, तो ये जो द्विघात समीकरण दिया है इसके जो आपके मूल निकल के आएंगे वो निकल के आएगा 2 और -3/2, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 है
एक समांतर श्रेणी दिया है जिसका प्रथम पद दिया है और जो है अंतिम पद दिया है और n पदों का योगफल भी दिया है, तो कॉमन डिफरेंस यानी डी पूछ रहा है, तो इसका जो कॉमन डिफरेंस निकल के आएगा सॉल्व करने पर वो आएगा 3, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2n पदों तक सम संख्याओं को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया, तो इसकी माध्यिका होगी, इसकी जो माध्यिका होगी वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मीन ऑफ द nth टर्म एंड n+1th टर्म। ठीक है, तो nवां तथा n+1वें पद का औसत इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3 है, यानी 10। अगला क्वेश्चन, एक समांतर श्रेणी दिया है, ठीक है, उसके n पदों का योगफल दिया है, तो दूसरा पद पूछ रहा है। इसमें जो दूसरा पद होगा तो फार्मूला होता है S2 ये आपका Sn दिया है तो आपको T2 निकालना है, यानी दूसरा पद, तो T2 इक्वल टू हो जाएगा S2 - S1। ठीक है, S2 - S1, तो उस फार्मूले से आपका ये जो आंसर आएगा वो आएगा 11, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपका है, ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज दिया है, उसके 3 शीर्ष दिए हुए हैं, चौथा शीर्ष पूछा है, तो 3 शीर्ष दिए हुए हैं, चौथा शीर्ष जो पूछा है इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन है मेंटल एबिलिटी का, यानी रीजनिंग का हमारा लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग सॉल्व करने वाले हैं केमिस्ट्री। इसमें जो है 2k 6 और 3k + 1 ये जो है अर्थमेटिक यानी समांतर श्रेणी में है, तो k का मान होगा, इसमें जो k का मान आएगा वो आपका आएगा 2, यानी करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्द ही जो है हम आपको कट ऑफ भी जारी करेंगे, और जिसके जितने भी नंबर जिस सेक्शन में सही हो रहे हैं तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि हमारे सर इतने मार्क्स सही हो रहे हैं, जिससे जो है हम एक संभावित कट ऑफ जो है गेस कर सके कि कितना इसका कट ऑफ जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं केमिस्ट्री वाले पोर्शन पर। ठीक है, तो केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन यानी 26 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, 27 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा। 27 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका 27 हो गया, एक सेकंड 27, हाँ 27 का करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 1 प्रोपेन 1 ऑल। 28 का करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 3। 29 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर 1 है। 30 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर 1 है, 30 का भी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 31, तो 31 का करेक्ट ऑप्शन है क्या है, 31 क्वेश्चन पहले खोलते हैं। ठीक है, तो 31 के क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, ये थोड़ा सा आंसर जो है डाउट में है, अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम इसके आंसर को जो है वहाँ पर पिन कर देंगे। ठीक है, ये हमें थोड़ा सा डाउट है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 32 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर जो है 3 होगा। 34, 32 का 3 होगा। 33 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा आपका आंसर नंबर 1 होगा। ठीक है, 34 का टेबल शुगर हाइड्रोलिसिस देता है, तो कौन सा हाइड्रोलिसिस इसमें देता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, यानी करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 35 का जो करेक्ट आंसर है वो ज्वाटरीय आयन है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। 36, तो 36 का जो करेक्ट आंसर है वो आंसर नंबर आपका 4 है, COCl2। ठीक है, 37 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका है अक्रिय युग्म प्रभाव, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। रेड लेड, भाई रेड लेड का सूत्र क्या है ये आपको सबको पता है, Pb3O4। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 39 का जो करेक्ट आंसर हो वो आपका आंसर नंबर 1 है, XeFe4। ठीक है, XeF4 आपका करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40, तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो करेक्ट आंसर है NH3 और CCl4 में उपस्थित बंध, तो ये जो है दोनों है। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड है, बोथ कोवैलेंट। ठीक है, यानी इसका करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका आंसर नंबर 3 होगा। ठीक है, 42 का करेक्ट आंसर नंबर 3।
43 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका आंसर नंबर 2 है। 44 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका आंसर नंबर 44 में भी 2 है, यानी मैग्नेटाइट। 45 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका थोड़ा सा डाउट में है, तो इसको भी आप लोग कमेंट कीजिए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन हम नहीं चाहते हैं कि आपका हमारी वजह से जो है गलत हो, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन है जैसे कि 2 क्वेश्चन हो गए डाउट में, तो उसको हम छोड़ रहे हैं। जैसे ही पता लगेगा हम कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट कर देंगे, पिन कर देंगे, ठीक है। और ये सबसे बिल्कुल ऊपर ही रहेगा कमेंट बॉक्स में, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 46, तो 46 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका आंसर नंबर 4 है, BN, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, तो 47 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका H2O है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। 48 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका आंसर नंबर 4 है, ठीक है। L2O3 लेस देन SiO2 लेस देन P2O5 लेस देन SO3, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। 49 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका आंसर नंबर 2 है, O2 माइनस माइनस, यानी O2 पे -2 चार्ज है। अगला क्वेश्चन केमिस्ट्री सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है कि 50 का जो करेक्ट आंसर आपका है वो है ऑप्शन नंबर 3। 50 का कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर 3, PF5 और BRF5, ठीक है। चलिए कब फिजिक्स वाले पोर्शन को सॉल्व किया जाए, फिजिक्स में देखा जाए कौन कौन सा क्वेश्चन किसका सही है। चलिए 51 यानी 51वां क्वेश्चन है, सूर्य में जो ऊर्जा का उत्पत्ति का कारण है वो आपका नाभिकीय संलयन, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 हो गया, 52, ठीक है। तो 52 पूछ रहा है इसमें से कौन सा अर्धचालक है, तो इसमें से अर्धचालक जो है वो आपका SI है, ठीक है। कौन है? SI। चलिए अगला क्वेश्चन, सूर्यास्त के समय सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य का लाल रंग दिखाई देता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से होता है, यानी स्कैटरिंग की वजह से। चलिए ज्यामितीय छाया में प्रकाश का प्रवेश कहलाता है डिफ्रैक्शन, यानी विवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? विवर्तन, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55 है। क्वेश्चन नंबर 55 का जो करेक्ट आंसर होगा, इसमें आपकी मैक्सिमम और न्यूनतम जो है तीव्रताओं का अनुपात पूछा है, तो मैक्सिमम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात जो होगा, यानी आई मैक्स अपान आई मिनिमम इक्वल टू जो पूछा है यहाँ पे हो जाएगा A1 + A2 का होल स्क्वायर बटे A1 - A2 का होल स्क्वायर। इस पे रख के जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो आ जाएगा आंसर नंबर 2, ठीक है। आंसर नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर जो है अभी थोड़ा सा डाउट में है, तो इसको अभी थोड़ी देर में हम क्लियर करके कमेंट बॉक्स में पिन करते हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। μ0 ε0 की बीमा होगी, μ0 और ε0 की जो बीमा होगी वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, T²/L², ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 58 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, कौन सा होगा? आंसर नंबर 4 यानी 5 ओम, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है, क्या पूछा है? एक AC परिपथ में 4 ओम प्रतिरोध और 3 ओम बाधा वाले संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़ा, तो परिपथ की प्रतिबाधा Z हो जाएगा √R² प्लस प्रतिबाधा क्या? XC का स्क्वायर, ठीक है। क्लियर? तो R की जगह पे आप 4 रखोगे तो 4 4 जा 16, और XC की जगह 3 रखोगे 3 3 जा 9, तो 16 + 9 कितना हो गया? 25, और 25 का रूट निकालोगे आ जाएगा 5। तो करेक्ट आंसर आपका हो गया 5, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भूमध्य रेखा पर नति कोण का मान 0 अंश होता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहा है कि 200 वोल्ट 220 वोल्ट पर 40 वाट और 60 वाट के 2 बल्ब श्रेणी क्रम में, जब बल्ब श्रेणी क्रम में है तो इनकी संयोजन शक्ति जो है P = P1 + P2 होगा। आई थिंक इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका आंसर नंबर 2 है, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। चलिए हालांकि अभी हम जो है करेक्ट आपको बता देंगे कि क्या होगा, तो
लास्ट में कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला देखते हैं 62। 62 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा 2R, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं 63। 63 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका आंसर नंबर 1 होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी धातु का अगर गोला है तो जब उसको हम क्या करते हैं, चार्ज देते हैं। जैसे मान लो ये हमारा क्या है, कोई धातु का गोला है, तो जब इसको हम चार्ज देंगे तो चार्ज प्लस क्यू जो है इसके बाहरी पृष्ठ पर, और कैपिटल आर यानी ये जो है गोले की त्रिज्या है, ये कैपिटल आर गोले की त्रिज्या है, और स्मॉल आर कैपिटल आर से कम है, यानी स्मॉल आर यहाँ कहीं कोई पॉइंट है, स्मॉल आर जो है यहाँ कहीं कोई पॉइंट है। तो पूछ रहा है आर दूरी पर, यानी यहाँ पर क्या पूछा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा। तो भाई अंदर तो कोई चार्ज है नहीं, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर क्या हो जाएगी, 0। ये गॉस के नियम का प्रयोग करके आप सॉल्व करेंगे, तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है इसमें संधारित्र जो है दिया गया है, तो ये व्हीटस्टोन सेतु को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। तो इसमें व्हीटस्टोन सेतु के अकॉर्डिंग जो है जो 3 माइक्रोफैराड का संधारित्र लगा हुआ है, इसमें आपका कोई भी चार्ज नहीं एंट्री करेगा। तो जब इसमें कोई भी चार्ज आपका नहीं एंट्री करेगा तो भाई 2 माइक्रो ओम आपके जो है श्रेणी क्रम में हो गए, नीचे 2 श्रेणी क्रम में हो गए। इन दोनों को जो सॉल्व करोगे 1 माइक्रोफैराड आ जाएगा, नीचे सॉल्व करोगे इसका सोल्यूशन 1 माइक्रोफैराड, और ऊपर सॉल्व करोगे ये भी 1 माइक्रोफैराड। 1 माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैराड समांतर में है, तो समांतर में सीधे सीधे जुड़ जाता है, 1 + 1 यानी 2 माइक्रोफैराड। करेक्ट आंसर आपका हो गया आंसर नंबर 3, ठीक है। आंसर नंबर आपका 3 यानी 2 माइक्रोफैराड। ओके, पूछ रहा निम्न में से कौन सा यांत्रिक तरंग है। तो जो यांत्रिक तरंगें होती हैं वो जो है उनको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। और एक चीज़ सबसे जो इम्पॉर्टेंट है, आपकी जो लाइट है, लाइट आपकी मैकेनिकल वेव नहीं है, ठीक है, यानी यांत्रिक तरंग लाइट नहीं है। और ऑरेथ, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और एक्स किरणें, ये सारे के सारे जो हैं आपके लाइट यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी चुंबकीय तरंगे हैं। तो कौन एक आपका बच रहा, परासरब तरंगे बच रहा है, तो यही जो है आपका मैकेनिकल वेव होगा, ठीक है। क्योंकि ये तीनों 1, 2 और 3 ये तीनों आपके जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट यानी EMF, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव EMW, अरे BMW कार मत समझ लेना, ठीक है, ये आपका EMW है। तो पूछा है यांत्रिक तरंगें मैकेनिकल वेव, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर नंबर 4 है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67। तो क्वेश्चन नंबर 67 का जो करेक्ट आंसर है, किसी भी इंटरनल एनर्जी जो है वो केवल और केवल ताप पर डिपेंड करती, किस पर करती है, ताप पर, यानी 3rd आंसर आपका सही है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। तो क्वेश्चन नंबर 68 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका आंसर नंबर 2 है, √3 टाइम्स। चलिए अगला क्वेश्चन 69। 69 का जो करेक्ट आंसर है वो इंक्रीज्ड बाई 2%, ठीक है, इंक्रीज्ड बाई 2%, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1। कैसे, 22 किलोमीटर पर सेकेंड, क्योंकि जो आपकी वेलोसिटी होती है प्लायन वेलोसिटी V = √2GRE, जहाँ पे RE क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है। अब यहाँ पे त्रिज्या को डबल कर दिया गया, तो त्रिज्या को डबल कर लो, बाकी सारी चीज़ें सेम है, ठीक है। तो फिर देख लो कितना आपका आंसर आएगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। 71 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका आंसर नंबर 3 है, यानी 8 सेकेंड। चलिए आगे देखिए 72। 72 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 1 है, किसी भी प्रक्षेप का पथ जो है वो परवलयाकार होता है, ठीक है। इसमें 73 में जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 है, यानी mg से कम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। तो सदिश राशि जो है आपकी एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग जो है वो आपकी सदिश राशि है, बाकी सारे के सारे जो है वो आपके अदिश राशि हैं। चलिए तो फिजिक्स के पोर्शन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्मी जो है वो किसकी इकाई है। तो फर्मी जो है वो आपकी लंबाई की सबसे छोटी इकाई है, किसकी इकाई है, लंबाई की, ठीक है। तो इस तरीके से आपके फिजिक्स का भी पोर्शन सॉल्व हो गया है। मैथ का पोर्शन अभी थोड़ी देर में जो है आपको हम सॉल्व करवाएंगे, मैथ और बायो, ठीक है, ये दोनों पोर्शन जो है अभी थोड़ी देर में हम आपको सॉल्व करवाएंगे। चलिए बढ़ते हैं इसके आगे।
मैथ और बायो यानी बॉटनी भी आपको जो है हम थोड़ी देर में सॉल्व करवा रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, एग्रीकल्चर की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले एग्रीकल्चर देख लिया जाए कि एग्रीकल्चर में कौन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर जो है आपका है 51 से स्टार्ट है। चलिए 51 पर पहुंचते हैं, 151 151। ठीक है, तो मैथ और बॉटनी का जो सेक्शन है वो अभी थोड़ी देर में जो है अलग से एक वीडियो बना के हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, और इसके साथ में पिन कर देंगे नीचे, इसके जो कम्युनिटी में जो है उसका लिंक हम आपको दे देंगे। ठीक है, तो वहाँ से जो है आप इसको देख लीजिएगा, क्योंकि भाई आंसर जो है लेट ना हो, इस वजह से हमने कहा जितना क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है उसको जो हम पहले डिस्कस कर देते हैं, बाकी जो सॉल्व हो रहा है वो जैसे हो जाएगा उसको भी डिस्कस कर देंगे। चलिए एग्रीकल्चर वाले पोर्शन को ध्यान से देखिए, इसमें 151 यानी 151 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 152, तो 152 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका 310 है। आगे बढ़ते हैं 153 का जो करेक्ट आंसर है वो सोरोसिस है। क्या है? सोरोसिस, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन 154 का जो यानी व्हाइट रस्ट एक महत्वपूर्ण फफूंद रोग है। ठीक है, तो ये सरसों का है। किसका है? सरसों का, मस्टर्ड का है। अगला क्वेश्चन 155, मांस या ऊन के लिए मवेशी या भेड़ जैसे पशुधन को चराने के लिए व्यवसाय को जाना जाता है, तो इसको किस नाम से जाना जाता है? रेचिंग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? रेचिंग। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन है 156, तो 156 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका आंसर नंबर 4 है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 157। ठीक है, तो 157 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है इसमें फास्फेट, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 158, तो 158 जो आपका करेक्ट है, 157 में ऑप्शन नंबर 2 है और 158 में ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक, जिंक। चलिए 159 में आपका सही ऑप्शन जो है रत्ना, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है। 160 में जो आपका सही ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक फसलों को निश्चित पंक्ति में उपज। आगे देखते हैं 161 में जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो करक्यूमिन है, करक्यूमिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन 162 का जो करेक्ट आंसर है यानी यूरिया के लगातार प्रयोग से मिट्टी पर क्या प्रभाव होता है, यानी मिट्टी जो है वो हमारी अम्लीय हो जाती है। अगला क्वेश्चन 163 यानी 163, तो 163 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका आंसर नंबर 3 है, 42 अंश से 45 अंश। 164 यानी 164 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका आंसर नंबर 2 है, जीवाणुओं द्वारा। 165 यानी 165 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 166 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका आंसर नंबर 3 यानी सब्जी से। ओलेरिकल्चर किससे संबंधित है? सब्जी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 167, तो 167 का जो करेक्ट आंसर है आपका, ये आपका आंसर है 4 यानी नागपुर। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? नागपुर में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं, टमाटर कोशिका मेंटेनिंग के लिए उत्तरदायित्व तत्व है, तो किसके लिए ये है? ये पोटेशियम के लिए है, यानी के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 169, तो 169 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका आंसर नंबर है कोलिओपेटेरा, कोलिओपेटेरा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं 170 यानी 170 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका है टमाटर या येलो लीफ कर्ल वायरस किसके द्वारा फैलाई जाती है? तो ये सफ़ेद मक्खी के द्वारा फैलाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, चिकनी मिट्टी के कणों का व्यास कितना होता है? तो चिकनी मिट्टी के कणों का व्यास जो होता है वो 0.002 mm से भी कम होता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 172। ठीक है, 172 का क्वेश्चन है कि सरसों राई की बुआई का सर्वोत्तम समय जो है भैया वो अक्टूबर है। क्या है? अक्टूबर है। ठीक है, जिसने भी खेती की है उसको पता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 173, तो 173 में जो आपका सही आंसर है वो है आंसर नंबर 4। ठीक है, 173 का क्या है? आंसर नंबर 4 इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं 174, तो 174 का जो आपका करेक्ट आंसर है ये आपका आंसर नंबर 3 है। ठीक है, आंसर नंबर 3 इज
राइट। 175 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो आंसर नंबर है आपका, यानी संकर धान बीज दर कितना हेक्टेयर होता है, लगभग 25 से 30 किलो प्रति हेक्टेयर जो है उतना बीज आपको लगता है। अगला है SRI, ठीक है। SRI कल्टीवेशन किससे संबंधित है, तो SRI कल्टीवेशन जो है आपके धान से संबंधित है। इस समय जो धान की फसल भी चल रही है। गाय के दूध में पीलापन किसके कारण होता है, तो कैरोटीन काफ़ी जो है फेमस है, ठीक है, बहुत पुराना क्वेश्चन है ये। जब एक कोशिका हाइपोपोटानिक विलयन में जाती है तो इसका आकार क्या होता है, इसका आकार बढ़ जाता है, ठीक है, इसका आकार इंक्रीज कर जाता है। चलिए 179, तो 179 का जो करेक्ट आंसर है ATP नेट प्राप्त होता है, कितना प्राप्त होता है, 12 प्राप्त होता है। चलिए 180, टिड्डा किस आर्डर का कीट है, तो टिड्डा जो है आर्थोपेटेरा आर्डर का कीट है। आगे, फूल गोभी में भूरापन लक्षण किसकी कमी से होता है, तो ये बोरान की वजह से होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 182, तो उत्परिवर्तन प्रायः कैसा होता है, तो उत्परिवर्तन जो है अप्रभावी और नुकसानदेह होता है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन 183, गोल्डन चावल किसके लिए जाना जाता है, तो गोल्डन चावल जो है हाई विटामिन ए के लिए जाना जाता है, ठीक है, हाई विटामिन ए के लिए जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन से फलों को पकाने में सहायक है, तो फलों को पकाने में जो एथिलीन सहायक होती है, क्या होती है, एथिलीन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 185, तो 185 का जो करेक्ट आंसर है, पत्तों द्वारा बना भोजन किसके द्वारा भेजा जाता है, तो पत्तों द्वारा जो भोजन बनता है वो फ्लोएम के द्वारा भेजा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ये सारी चीज़ें आपको समझाई जाती हैं, ठीक है। धान में खैरा रोग किसके कारण होता है, तो धान में जो खैरा रोग होता है वो जिंक की कमी से होता है। जब खैरा रोग लगता है तो जिंक जो है बोया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 87 का यानी उचित परिभाषित केंद्रक पाया जाता है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर नंबर 1 है। चलिए 188 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका है फास्फेट, यानी DAP में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है, तो DAP में, यानी जिसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में डाई बोलते हैं, ठीक है, डाई में आपको फास्फोरस फास्फेट के फॉर्म में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं 189, तो निम्नलिखित में से कौन सी फसल हल्की मिट्टी हेतु उपयुक्त है, तो हल्की मिट्टी के लिए जो है आपकी मूंगफली उपयुक्त है। आगे बढ़ते हैं, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ था, तो भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975 में स्थापित हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन 191, किस फसल में पर परागण होता है, तो पर परागण जो है ये आपके मक्का में होता है, बाकी गेहूं धान मटर सब में स्वपरागण होता है। आगे बढ़ते हैं 192, तो डस्ट टेस्ट हैज़ बीन, यानी डस्ट टेस्ट किस परीक्षण के लिए शुरू किया गया था, तो डस्ट जो है फसल की किस्म को जानने के लिए शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं 193, जीन फॉर जीन की परिकल्पना किसने दिया था, जीन फॉर जीन की परिकल्पना जो है फ्लोर ने दिया था, किसने दिया था, फ्लोर, यानी करेक्ट आंसर 2। 194, क्षारीय मृदा सुधार के लिए किसान प्रयोग करते हैं, तो क्षारीय मृदा सुधार के लिए किसान जो है जिप्सम का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, कौन सा सूक्ष्म तत्व सरसों, ठीक है, सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने हेतु उपयोगी है, तो कौन सा सूक्ष्म तत्व है जो सरसों में तेल की मात्रा को बढ़ा सकता है, तो वह है सल्फर आपका। 196, कौन सी फसल हरी खाद के लिए, तो भाई हरी खाद के लिए यानी गेहूं की कटाई के बाद धान को लगाने से पहले जो खेतों में फसल बोई जाती है हरी, उसको हम लोग नाम देते हैं ढैंचा, उसको ढैंचा के नाम से जानते हैं, ठीक है, ये आपकी हरी खाद के नाम से जानी जाती है। पूसा नन्हा किस फल की प्रजाति है, तो पूसा नन्हा जो है आपके पपीता की प्रजाति है। 198, सह संबंध गुणांक का रेंज होता है तो -1 से +1 तक। 199, कौन सी फसल मृदा में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को बढ़ाती है, तो मृदा में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को बढ़ाने वाली जो आपकी फसल है वो है राजमा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 200, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 200, तो इसमें है गेहूं के दाने में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा होती है 9 से 13 होती है, कितनी होती है, 9 से 13, ठीक है। तो आई होप आप लोग
अपने आंसर को अच्छे से मैच कीजिए और जिस भी स्टूडेंट के जितने भी मार्क्स आ रहे हैं तुरंत जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, जिससे जो है या किसी भी आंसर में अगर आपको डाउट लग रहा हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसको जो है डिस्कस कर लेंगे। जो आंसर आपके छोड़े गए हैं वो बहुत जल्द ही जो है कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए जाएंगे, और जो आपका बचा हुआ पोर्शन है यानी गणित और बॉटनी आपका बचा हुआ है, तो गणित और बॉटनी का भी वीडियो बहुत ही जल्द जो है हम अपलोड कर देंगे। तो इसके लिए जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं, ठीक है। ओके, थैंक यू।